एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो हमने एक वन शॉट वाली जो सीरीज है वो स्टार्ट की है। तो जनवरी के मंथ तक हमको ये वन शॉट सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस करने हैं। मतलब मुझे तो वीडियोस बनाने हैं बट आपको पूरा ये वीडियो देखना है और आपको पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं। और फरवरी के महीने में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे और बहुत सारे हॉट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बी रेडी। और ये जो चैनल है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि जब हमारे फरवरी के महीने में लाइव सेशन स्टार्ट होगे ना तो कोई रिस्क नहीं लेना है, सबको आना है। ठीक है, जल्दी से ये चैनल को शेयर कर देना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने ऑलरेडी ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों चैप्टर्स की वन शॉट वीडियोस हमने बहुत अच्छे से देख लिए है। अगर आप अभी नए आए हो इस चैनल पे और आपको नहीं पता था तो जल्दी से देख लो। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट करके रखी है वन शॉट सीरीज की। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, वहां पे आपको सारे जो वीडियोस है ना, जो हमने वन शॉट वीडियोस बनाए वो आपको मिल जाएंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका हम लोग आज वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। और इसका वेटेज देखो क्या है। ये जो चैप्टर है वो हमारे बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आने वाला है विद ऑप्शन के साथ। ठीक है, मतलब यू नो ना ऑप्शन होते हैं, तो 8 मार्क्स का आएगा। और मुझे लगता है ये चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है और इजी चैप्टर है। पता नहीं बहुत बच्चों को ये चैप्टर हार्ड लगता है। अब हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि टीएन का फॉर्मूला यूज करना है, एसएन का फॉर्मूला यूज करना है, कि टीएन फाइंड करना है कि एन फाइंड करना है। ये बहुत सारी कंफ्यूजन है जो आपकी दूर हो जाएगी। इस वीडियो को देख लो, बस इस वीडियो को देख लो, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, और उससे पहले अगर आपने हैंड रिटन नोट्स नहीं डाउनलोड किए हैं अलजेब्रा के, मैंने सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूं। प्लीज आप लोग ये हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना बक किए और बिना टाइम पास किए। और मैं बता देती हूँ इस पूरे प्रैक्टिस सेट में आपको इस पूरे चैप्टर में 4 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में क्या है, इंट्रोडक्शन है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली में होता क्या है और वगैरह वगैरह, उसका पूरा इंट्रोडक्शन है। सेकंड प्रैक्टिस सेट में हमको टी एन के बारे में है, यानी कि nth टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्टकट में एपी भी लिखते हैं। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ एन एपी जो है वो हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2 में देखेंगे। फिर एसएन के बारे में देखेंगे। एसएन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, इसको हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3 में। और जो 3.4 है वो ऑब्वियसली एप्लीकेशन होगा, मतलब कि एप्लीकेशन मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक बात, ये जो हमारा चैप्टर है ना, इस चैप्टर से है ना 4 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो लास्ट होता है ना, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, तो एक क्वेश्चन या तो क्वेश्चन नंबर 4 में आ सकता है या तो क्वेश्चन नंबर 5 में आ सकता है। दोनों में से एक में तो आ सकता है। मतलब इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आपको थोड़ा करना पड़ेगा ये चैप्टर अच्छे से। और बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, देखो इसका मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms is constant, then that sequence is known as arithmetic progression। अच्छा, यहाँ पे arithmetic progression क्या है, arithmetic progression है ना एक सीक्वेंस है। एंड व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ नंबर है। देखो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस है। बट क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो बड़ा सिंपल है, मतलब इसको पहचानना बड़ा सिंपल है। क्या करो, कोई भी 2 कॉन्जिगेटिव टर्म्स लो। कॉन्जिगेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार आने वाले टर्म। जैसे यहाँ पे देखो ये 1 और 2 ये कॉन्जिगेटिव टर्म्स है, मतलब 1 के बाद 2 आता है, राइट, इसलिए ये 2 कॉन्जिगेटिव टर्म्स है। उसके बाद 2 और 3 देखो, 3 और 4 और 5, तो ये हमारे कॉन्जिगेटिव टर्म्स है। तो अगर आप लोग ये 2 कॉन्जिगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखोगे, अगर इनके बीच में डिफरेंस देखोगे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। 2 - 1 करो तो 1 मिलेगा। और यहाँ पे 2 और 3 के बीच में देखो डिफरेंस क्या आएगा, तो 3 में से अगर आप 2 माइनस करोगे तो अगेन 1 आएगा। और फिर यहाँ पे देखो ये दोनों जो टर्म्स है, कॉन्जिगेटिव टर्म्स है, इनके बीच का डिफरेंस देखो क्या आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है। और यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म्स के बीच का भी डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब अगर हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि
हमेशा क्या हो रहा है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सेम आ रहा है मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कि सेम। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सीक्वेंस हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यस वी कैन से दिस सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके क्लियर हुआ। तो ये देखो ये सारे जो एग्जांपल्स है वो हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हैं। जैसे यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखो 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 में से अगर आप 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे 2 डिफरेंस है। फिर यहाँ पे देखो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 में से 4 माइनस करो तो भी आपको 2 आएगा नजर। तो यानी कि यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, यानी कि कांस्टेंट है। मतलब ये सीक्वेंस भी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो क्या आया था, 1 आया था, है ना। और यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो क्या आया, 2 आया। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे देखो ये दोनों जो अच्छा ये डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखो मैं बताती हूँ। जैसे मान लो एक सीक्वेंस ले लो, ये सीक्वेंस है और हमको चेक करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो क्या होता है ना, सीक्वेंस में टर्म्स होते हैं, इनको हम लोग क्या बुलाते हैं, टर्म्स बुलाते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा T1, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, ये क्या हो जाएगा T2, T2 मतलब सेकेंड टर्म, और ये हो जाएगा थर्ड टर्म। अगर हमको डिफरेंस निकालना है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे T2 क्या है, ये है 40, माइनस T1 क्या है 50। तो जरा डिफरेंस निकालो क्या मिलेगा। तो 50 में से आप 40 माइनस कर दोगे तो 1 बचे, मतलब 10 बचेगा। तो 10 और ग्रेटर नंबर साइन क्या आया, माइनस आया। ठीक है, अभी इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे। तो T3 माइनस T2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 30 माइनस 40। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, यहाँ पे भी डिफरेंस -10 आया। मतलब यहाँ पे भी जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये सीक्वेंस भी क्या हो जाएगा, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है -10। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये फोर्थ सीक्वेंस, देखो फोर्थ सीक्वेंस है ना बहुत ही अजीब है। अजीब तो नहीं है, मतलब लाइक इसमें जो सारे टर्म्स है ना वो सेम सेम है। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस, 5, 5, 5, 5 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे भी आप डिफरेंस निकालोगे, देखो ये टर्म 1 होगा, ये टर्म 2 होगा, ये टर्म 3 होगा, ये टर्म 4 होगा। यानी कि यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ना इसके सारे टर्म सेम है। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे, T2 माइनस T1 करो, T2 माइनस T1, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, 5 माइनस 5 दैट इज 0 आ रहा है। अगर आप ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालोगे दैट इज T3 माइनस T2 निकालोगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 5 दैट इज ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो यानी कि यहाँ पे भी जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये वाली जो सीरीज है, ये वाली जो सीरीज है, या इसको हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है, सीरीज नहीं सॉरी, ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो जाएगा, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, सॉरी यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0। इसका मतलब मैं ये डिफरेंस के बारे में इतना ज्यादा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो ये सारे सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये तो क्लियर हो गया है। अब और एक बात बताती हूँ कि अगर कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है तो उसके फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए मतलब फर्स्ट टर्म। एक बार ये डिक्लेयर हो गया ना कि हाँ ये सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब अगर ये डिक्लेयर हो गया है तो हम बोल सकते हैं कि उस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, और उसके फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। और ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से। हम डी तब तक नहीं बोल सकते जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसलिए पता है मैं यहाँ पे डी नहीं लिख रही हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे डी पहले ही बोल देते, अरे डी वो नहीं है। जब तक एक बार वो प्रूव नहीं हो जाता कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तब तक आप इसको ए और डी से नहीं डिनोट कर सकते। मतलब फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट कब करोगे, जब वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो कब आप कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करोगे, जब वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ओके क्लियर हो गया। तो अगर कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसके फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। जैसे अगर यहाँ पे पूछा कि ये जो हमारी सीक्वेंस है उसका ए और डी फाइंड करो, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ए क्या होगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 1, और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी क्या हो जाएगा, वो भी क्या आया था, 1 आया था। यहाँ पे ए मतलब फर्स्ट टर्म आया था 2, और कॉमन डिफरेंस क्या आया था, अरे यहाँ पे भी 2 आया था। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 50 यानी कि ए, और कॉमन डिफरेंस डी क्या है, -10। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 5 ए,
और कॉमन डिफरेंस डी क्या है, 0 है। ठीक है, अब मुझे देखो एक बात बताना है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है जो मैंने बता दिया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय डी। और याद रखना जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ऐसा वाला एमसीक्यू में आ सकता है, क्या कॉमन डिफरेंस नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो तीनों हो सकता है? यस हो सकता है। ये रहा आपके पास लाइव एग्जांपल। देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आया, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आया और कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा? जब उस एपी के टर्म सारे सेम होंगे, तब कॉमन डिफरेंस जीरो भी होता है। क्लियर हो गया क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? क्लियर हो गया। और अभी ये क्लियर हो गया, एक सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बनता है? जब द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देन दैट सीक्वेंस इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसके फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करेंगे ए से, और जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस है वो सेम आता है ना, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और उसको हम लोग कॉमन मींस सेम, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में थोड़ा ज्यादा टाइम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि समझना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे वो है जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, जैसे आपने देखो, आपने जनरल फॉर्म देखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी जनरल फॉर्म देखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म देखा है, वैसे एपी का भी एक क्या होता है, जनरल फॉर्म होगा। तो एपी में क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं, राइट। तो अगर देखो इन एन एपी, अगर हम मान लो फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं एंड कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, देयरफॉर हम लिख सकते हैं द जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय। इसको याद रखना, ये एपी को फॉर्म करने के लिए, यानी कि एपी को क्रिएट करने के लिए मदद करता है। तो देयरफॉर द जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी आर गिवन बाय, फर्स्ट टर्म जो होगा उसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे, कॉमा जो सेकंड टर्म होगा उसको हम लोग किसे डिनोट करेंगे, ए प्लस डी। मतलब फर्स्ट टर्म में, ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें डी ऐड करोगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तो हमको सेकंड टर्म मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा सेकंड टर्म होगा ए प्लस डी, उसके बाद हमारा थर्ड टर्म होगा ए प्लस 2d, फिर हमारा फोर्थ टर्म होगा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा, ये हमारा सेकेंड टर्म होगा, ये हमारा थर्ड टर्म होगा, ये हमारा फोर्थ टर्म होगा एंड ऐसे करके सो ऑन। ठीक है, एक फॉर्मूला है ये किसके लिए यूज होगा, एपी को क्रिएट करने के लिए। आपको ए दिया रहेगा, डी दिया रहेगा और बोलेंगे एपी बनाओ। एपी बनाओ मतलब एक सीक्वेंस बनाओ जो एपी होगा और उसका फर्स्ट टर्म ए होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस डी होना चाहिए। तो इसके लिए ये काम आएगा। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। नाउ लेट अस, अभी हमने 3 बातें सीखी है, ये 3 बातें आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, और मैंने बता दिया है व्हाट इज एपी। एपी का डेफिनेशन, डिफरेंस पॉजिटिव, मतलब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, एंड जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और आपको पता ही है कि मैं ऐसे क्वेश्चन लूंगी जो टेक्स्ट बुक में, मतलब टेक्स्ट बुक तो आप सॉल्व करते ही आए हो पूरे साल से। मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए बनाए थे चैप्टर वाइज, मैं उसी में से क्वेश्चंस ले रही हूँ। इस पीडीएफ में आपको लास्ट 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज। और इसमें टोटल हमारे 10 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स है। अब 10 कैसे हुए, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा कि हमारे अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में रिपीटर्स के लिए एग्जाम कंडक्ट की जाती है, तो वो भी एक बोर्ड एग्जाम होती है, तो वो वाले क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड है। टोटल ये पीडीएफ 10 PYQ से बना हुआ है। ओके, 10 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से बना हुआ है। इसको डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेती हूँ जिससे आपका आइडिया थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्या बोला है, इन एन एपी, देखो ये एपी है, उन लोग ने बोला है कि ये एपी है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी का फॉर्मूला क्या होगा, डी का फॉर्मूला होगा, ये मैं बता देती हूँ, T2 माइनस T1 करो। मतलब कि यहाँ पे देखो T2 क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, -2 है। ठीक है, तो -2 और माइनस T1 करो, T1 क्या है 2, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -4। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है -4, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, फॉर द गिवन एपी, अगर ए मतलब फर्स्ट टर्म है अगर 3.5 और कॉमन डिफरेंस है क्या 0। देखो मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस अगर 0 है तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म मतलब अभी ये वाला हम लोग nth टर्म तक पहुंचे नहीं है तो हम इसको स्किप कर देंगे। लेकिन मैं बता देती हूँ कि जैसे ही आपको पता है कि अगर किसी एपी का कॉमन डिफरेंस 0 होता है मतलब उसके सारे टर्म सेम होते हैं, फर्स्ट टर्म बोलो, सेकंड टर्म बोलो, थर्ड टर्म बोलो, nth टर्म बोलो, सब सेम होंगे। तो अगर फर्स्ट टर्म 3.5 है तो nth टर्म भी एक्चुअली में देखा जाए तो 3.5 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। क्लियर हो गया। ये सम वाला क्वेश्चन हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक हमने SN को
इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ठीक है। अभी आते हैं फोर्थ वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस। इसका कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकाल के बताओ। चलो कमेंट में मुझे बताओ व्हाट इज द आंसर ऑफ द फोर्थ एमसीक्यू। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? T2 माइनस T1, राइट। ये याद रख लो, कॉमन डिफरेंस का हमारा फॉर्मूला क्या है? T2 माइनस T1, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला तो ऑलरेडी देखो रिपीट हुआ है, ये वाला क्वेश्चन और ये सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था ना, ये रिपीट हुआ है। मतलब बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कभी कभी। अब यहाँ पे देखो सिक्स्थ एमसीक्यू, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर डैश हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो -2। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको क्या बताना है? एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स बताने हैं और उस एपी में क्या होना चाहिए? जो फर्स्ट टर्म है जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे वो -2 होना चाहिए और उस एपी का कॉमन डिफरेंस भी -2 होना चाहिए। तो देखो वो जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी याद है ना, मतलब अगर फर्स्ट टर्म क्या होगा? उसका -2 होगा, ठीक है। अभी सेकेंड टर्म अगर फाइंड करना है, ये T1 होगा, ये T2 होगा, ये T3 होगा, ये T4 होगा। तो फर्स्ट टर्म यानी कि T1 क्या होता है? दैट इज ए क्या होगा? -2। अभी आपको टर्म 2 निकालना है। टर्म 2 निकालने के लिए एक और इजी फॉर्मूला देती हूँ। क्या करो, ये जो टर्म 1 है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, बस डी को ऐड कर दो। तो टर्म 1 कितना है? -2 प्लस उसमें क्या करो? डी को ऐड कर दो, तो डी है -2। ओके, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला में प्लस है बट यहाँ पे जो डी है ना वो माइनस में था, इसलिए माइनस में लिखा। तो दैट इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2। तो आंसर आ गया -4, ठीक है। तो टर्म 2 मिल गया -4। अब टर्म 3 क्या होगा? टर्म 3 के लिए क्या करो? टर्म 2 जो है, टर्म 2 उसमें डी ऐड करो। तो टर्म 2 क्या मिला? -4 प्लस डी क्या है हमारा? -2। तो जब सॉल्व करोगे तो -4 माइनस प्लस माइनस और 2, दैट इज आंसर इज -6। मतलब अभी देखो थोड़ा ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है। टर्म 1 है -2, टर्म 2 है -4, टर्म 3 है -6 एंड टर्म 4 क्या आएगा? -8 आएगा। एक पैटर्न एक बार नजर आ गया ना। तो कहाँ पे दिख रहा है ये? हाँ, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये देखो, ये है वो एपी जिसका फर्स्ट टर्म है -2 और अगर आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो वो भी क्या आएगा? -2 आएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर, वेरी इजी। क्लियर हुआ? अब देखो और कैसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में 1-1 मार्क्स के लिए। एक तो आपको एमसीक्यूज में बहुत भरपूर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन तो एमसीक्यू में दिखेगा ही और एक मार्क्स के लिए भी आ सकता है, यहाँ ऐसे टाइप में भी आ सकता है, सॉल्व द फॉलोइंग में। तो फर्स्ट वन देखो क्या दिया है, फाइंड द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म of an AP whose first term is -2 and the common difference is -2। ओके, यहाँ पे अभी जस्ट लास्ट में हमने किया, देखो फर्स्ट वन का आंसर क्या बोला है हमको कि अगर मान लो फर्स्ट टर्म हमारा -2 है और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? -2 है। तो हमको सेकेंड और थर्ड टर्म निकालना है एपी का। तो देखो T1 फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? -2 है। अगर सेकेंड टर्म निकालना है तो क्या करो? फर्स्ट टर्म में डी को ऐड कर दो। तो बस अभी तो हमने किया जस्ट, टर्म 1 क्या है? -2 प्लस डी क्या है? ये भी है -2। सॉल्व करोगे तो -2 प्लस माइनस -2 दैट इज इक्वल टू -4। और याद आया टर्म 3 क्या होगा? थर्ड टर्म क्या होगा? आप T2 में क्या करोगे? डी ऐड करोगे। तो आंसर क्या आया था? -6 आया था। यानी कि सेकेंड टर्म होगा -4 और थर्ड टर्म क्या होगा? -6। ओके, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो फर्स्ट टर्म मतलब कि ये एपी है ऑलरेडी। फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 127 और मैंने आपको डी का फॉर्मूला दिया है। डी का फॉर्मूला क्या होता है? T2 माइनस T1 होता है। तो T2 कितना है हमारा? 135 है और T1 हमारा है 127। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 135 में से 127 निकालोगे, ये 15 हो गया और ये 2 हो गया, तो 5 6 7 8 आ रहा है, 8। ओके, 8। और ग्रेटर नंबर साइन का ध्यान रखना, ग्रेटर नंबर साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा। और ये वाला तो मैंने बार बार बताया है, इसमें ना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ए अगर हमारा फर्स्ट टर्म है 3.5, अगर किसी एपी का कॉमन डिफरेंस अगर 0 है, इसका मतलब उसका nth टर्म भी कितना होगा? 3.5 होगा। एपी के सारे टर्म सेम ही होंगे, ठीक है। तो मतलब जो प्रैक्टिस है 3.1 है ना, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। उसमें क्या करना है आपको? ए पता होना चाहिए, ए मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, और डी पता होना चाहिए, डी मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। डी का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 और कैसे एपी क्रिएट करते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। ये पूरा 3.1 में है। अब आते हैं 3.2 की बात करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू प्रैक्टिस सेट 3.2। 3.2 इज वेरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। इसमें हम क्या करते हैं? nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला देखते हैं। देखो ये फॉर्मूला आपने देखा हुआ है, TN
यानी इसको रीड करते हैं nth टर्म, एंड nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय फॉर्मूला है a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला कैसे काम आता है, क्यों काम आता है, देखो मैं बताती हूँ। अगर मान लो कोई एपी है, अगर मान लो कोई एपी है, और अगर हमको जैसे कि ये देखो ये कोई एपी है, अब है ना, हाँ वी नो दैट ये एपी है। अब इसमें ये क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है, ये इसका सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। अगर मान लो मुझे एपी, ये एपी है और मुझे कोई बीच का टर्म चाहिए, मुझे कोई बीच का टर्म फाइंड करना है। मान लो ये एपी का मुझे 50th टर्म फाइंड करना है। 50th टर्म मतलब कि 50वां टर्म, यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है, T50 फाइंड करना होगा। क्यों? क्योंकि T50 मतलब क्या, देखो ये जो नीचे ये जो छोटी चीज है ना n क्या बताता है, n क्या होता है, देखो n और Tn में डिफरेंस क्या है। n क्या बताता है, पोजीशन बताता है, टर्म की पोजीशन बताता है। अगर मान लो n 50 है, इसका मतलब क्या कि वो जो टर्म है उसकी पोजीशन 50 है, तो n हमको पोजीशन बताता है। और Tn पूरा क्या बताता है, Tn पूरा क्या बताता है, वो उस टर्म को बताता है, वो टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो एक ऐसा है T, जैसे ये देखो T3 इज इक्वल टू 6, तो T3 की वैल्यू क्या है, ये 6, तो 6 क्या है, 6 है थर्ड टर्म, 6 क्या है, थर्ड टर्म है। और ये जो 3 है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो हमारा 6 है, जो हमारा टर्म है, उसकी पोजीशन क्या है, थर्ड पोजीशन है, उसकी पोजीशन थर्ड पोजीशन है। तो n हमको क्या बताता है, n बताता है हमको पोजीशन, और Tn पूरा रिप्रेजेंट करता है टर्म, ये रिप्रेजेंट करता है टर्म, यानी कि दिस इज nth टर्म। ओके, तो Tn और n में डिफरेंस है। n इज द पोजीशन ऑफ द टर्म एंड Tn इज द nth टर्म, खुद वो टर्म है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई एक एपी है और मुझे है ना उस एपी का कोई भी टर्म चाहिए, मान लो कि 50th टर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के पास जाएंगे, हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के पास जाएंगे, और हमको बीच का कोई भी टर्म अगर निकालना है, 20th टर्म निकालना है, 100th टर्म निकालना है, उस एपी का मतलब मान लो कि कोई भी टर्म बीच का निकालना होगा, तो हम इस फॉर्मूला के पास जाएंगे। ये फॉर्मूला हमको है ना कोई भी बीच का कोई भी टर्म ला के दे देगा। ठीक है, तो बस क्या करना रहेगा, इस फॉर्मूला में आपको वैल्यूज पुट करनी रहेगी। जैसे कि हमको फाइंड करना है 50th टर्म, तो हम n के जगह पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे n की जगह पे हम पुट करेंगे 50, और a क्या होगा, a मतलब उस AP का फर्स्ट टर्म जो कि 2 है, और n अगेन क्या 50, और d मतलब उस AP का कॉमन डिफरेंस। हो गया, इजी है ना। और एक बात ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला है ना AP के कोई भी टर्म को फाइंड करने में हमारी मदद करता है, ये क्लियर है ना। और कभी कभी है ना ये फॉर्मूला एक और चीज के लिए काम आता है, बताओ क्या, हाँ वेरी गुड। अगर मान लो कोई टर्म है और अगर हमको उसकी पोजीशन जाननी है तो भी ये फॉर्मूला काम आएगा। पोजीशन देखो, अगर मान लो कि ये एपी है और मैंने बोला कि इसके बीच में ना एक कोई टर्म आता है 120 करके, ओके, इसके बीच में ये जो 120 है ना वो इसी एपी का पार्ट है, इसी एपी का पार्ट है। ठीक है, तो जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो इसी एपी के बीच में एक टर्म आता है, बीच में 120, ये टर्म है। अब मुझे ना इसकी पोजीशन जाननी है। पोजीशन मतलब अरे ये कौन सा टर्म है, इसकी क्या पोजीशन है। जब पोजीशन जाननी होती है ना, मतलब ये कौन सा टर्म है, व्हाट इज हिज या हर पोजीशन, तो फिर यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे। तो हम पहले स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम ले लेते हैं कि लेट ये हमारा nth टर्म है, क्योंकि अभी पता नहीं ना ये कौन सा टर्म है, इसकी पोजीशन नहीं पता है, तो हम उसको nth टर्म मानते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, ये Tn एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और nth टर्म हमारा क्या है 120 है। देखो n के जगह पे 120 मत पुट करना, n के जगह पे 120 मत पुट करना, Tn पूरे के जगह पे हम 120 पुट करेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू a के जगह पे क्या पुट करेंगे, a मतलब हमारा फर्स्ट टर्म जो कि 2 है, प्लस n तो हमको फाइंड करना है ना, पोजीशन इसकी फाइंड करनी है, तो वो पता नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा ये n। और d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस अगर आप देखोगे तो इसका 2 है। फिर अभी इसको बाजू में लेके हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इस टर्म का पोजीशन मिल जाएगा। देखो देखना है कैसे मिलेगा इसका पोजीशन, देखो बताती हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो ये +2 है, उधर गया तो -2 हो जाएगा, तो 120 में से 2 निकालोगे तो 118 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा n-1 इंटू 2, अब 2 डिवाइड में आ जाएगा, 118 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n-1, तो 2 1 जा 2,
2 5 जा 10, 1 बचा, 2 9 जा 18, तो क्या आया यहाँ पे 59। तो देयरफॉर 59 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आ गया तो आ जाएगा +1, तो 59 + 1 इज इक्वल टू n, यानी कि 60, यानी कि 60 मतलब n मिला 60, n 60 मिला, मतलब ये जो हमारा टर्म है वो 60th टर्म है, यानी कि इस एपी का ये 60th टर्म है, यानी कि ये T60 है। n की वैल्यू मिल गई ना अब, हाँ, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो इस टर्म की क्या पोजीशन है, ये इस एपी का 60th टर्म है। समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला दो चीजों के लिए हमारी मदद करता है। जैसे अभी एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ ही जाएगा। क्या दिया देखो, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म। अगर ये टर्म निकालने बोल रहे हैं इसका मतलब आपको TN ही फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि 20th टर्म फाइंड करना है, मतलब T20 फाइंड करना रहेगा इसमें। ये तो बड़ा ईजी है। और यहाँ पे एक्चुअली में डिसाइड भी करना है कि वेदर ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं, क्योंकि पहले से बोला नहीं है कि ये एपी है, तो आप उसको मानो मत कि ये एपी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वन सॉल्व करूंगी, सेकंड वन ऑब्वियसली आपको होमवर्क देने वाली हूँ। तो जो मैं होमवर्क देती हूँ ना वो आप सीरियसली करो, हाँ, सिंसियरली करो। और है ना, बहुत बच्चे, सही बोल रही हूँ, बहुत बच्चे होमवर्क करते हैं, मुझे कॉमेंट में आंसर्स आते हैं, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड, यू आर डूइंग ग्रेट। और सच बोल रही हूँ कि इतने कॉमेंट आते हैं ना, आंसर्स देते हैं बच्चे, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ बच्चे करना चाहते हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो, पहले तो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अभी नहीं है। अगर एक सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनना है तो उसके लिए उसको टाइम लगेगा, उसको देखना पड़ेगा ना, तो ये एक सीक्वेंस है। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो हम चेक करेंगे कि दो कॉन्जिगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम T2 माइनस T1 निकालेंगे। ऐसे मत लिख दो पहले D इज इक्वल टू, मैंने बोला ना D हम नहीं लिख सकते, D हम तब तक नहीं लिख सकते जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता। तो T2 क्या है हमारा, T2 है हमारा -5, माइनस T1 क्या है हमारा -12। देखो दो दो माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि एक तो फॉर्मूला का माइनस था और एक T1 खुद भी माइनस में है ना। तो -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12। तो आप सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस माइनस, 12 में से 5 निकालो, 7 बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन प्लस। एक बार और चेक करते हैं अभी इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो T3 माइनस T2 करेंगे तो 2 माइनस T2 क्या है हमारा माइनस में है तो -5। सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस माइनस +5, आंसर क्या आ गया 7। यहाँ पे देखो, और एक बार और चेक करना है तो कर सकते हो, इन दोनों के बीच में वो भी 7 ही आने वाला। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखना, आपको ये याद रखना है, हियर द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है वो AP में है, दिस इज AP, ये डिक्लेयर हो गया। अब हमको क्या करना है, इस AP का 20th टर्म फाइंड करना है, राइट। देखो दिया है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन AP। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास, देखो A क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा -12, और ये जो डिफरेंस आया है वो कांस्टेंट आया है, यही हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, ये 7 हो गया। हमको क्या फाइंड करना है, T20 इज क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास फॉर्मूला है, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय A प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू D। तो n के जगह पे क्या पुट करेंगे 20 इज इक्वल टू A क्या आया है -12 प्लस ब्रैकेट के अंदर n क्या है 20 -1 और D कितना आया है, D कितना आया है 7। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। -12 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 19 और 19 इंटू 7। ओके, और याद रखना बॉडमास रूल आपको पता होगा, कभी भी पहले प्रायोरिटी मल्टीप्लाई को देने का, प्लस है तो प्लस नहीं करने का, पहले मल्टीप्लाई करने का। तो -12 ऐसे ही रहने दो, प्लस यहाँ पे 19 इंटू 7 करेंगे, 7 9 जा होता है 63, 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12 13, ठीक है 13। तो यहाँ पे 133 आया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो माइनस प्लस होगा माइनस, तो 133 -12 करेंगे तो आंसर होगा 1 2 1, है ना, हाँ 1 2 1, और ग्रेटर नंबर साइन हमारा प्लस ही है तो प्लस ही रहेगा। तो यानी कि जो 20th टर्म है इस AP का वो है 121। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द 24th टर्म ऑफ द AP, तो T24 निकालो, ठीक है। और ये ऑलरेडी AP में है तो आपको ये वाला प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो हमको पूछा था कि पहले कि ये AP है कि नहीं, बताना था, इसलिए हमने आगे ये स्टार्टिंग में किया, अब नहीं करना है। अब यहाँ पे देखना, ध्यान देना क्या दिया है, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP आर 12 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि देखो एक AP है, उसका फर्स्ट टर्म सोल्यूशन देखो कैसे, ये बोर्ड एग्जाम में आया था, ये देख लो कौन से बोर्ड एग्जाम में आया था। अगर फर्स्ट टर्म हमको दिया है 12 एंड कॉमन डिफरेंस D हमको दिया है 4, और हमको क्या दिया है, एक nth टर्म है, एक nth टर्म है 96, और हमको क्या करना है, n फाइंड करना है। मतलब कि ये देखो 96 क्या है, 96 एक टर्म है
और हमको क्या करना है, n फाइंड करना है। n मतलब क्या, इसकी पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द n, ये जो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस टर्म, ये फाइंड करना है, n फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, वी हैव द फॉर्मूला tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी। तो nth टर्म के जगह पे, इसके जगह पे पूरा हम क्या लिखेंगे, 96 लिखेंगे। n के जगह पे 96 मत लिखो, n फाइंड करना है, ओके। a कितना है, a है 12 प्लस n-1 ऐसे ही रहेगा, n फाइंड करना है, d कितना है 4। कभी भी है ना, इसमें एक प्रोसेस बताती हूँ क्या करो, पहले ये नंबर को शिफ्ट करने का। तो 96 माइनस 12 इज इक्वल टू, फिर बचेगा क्या, सिर्फ यही बचेगा, साइन प्लस है तो वो नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। तो बचेगा क्या, बचेगा n-1 4 बचेगा। अब इनको एक बार माइनस कर दो, 96 में से 12 निकालोगे तो क्या बचेगा 84, तो ये हो जाएगा 84 इज इक्वल टू क्या बचेगा n-1 इंटू 4। अब ये 4 जो मल्टीप्लाई में, अभी इसको भेजने का, 4 जो है उसको मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में, ये देखो मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 4 एंड दैट इज इक्वल टू क्या, n-1, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, यानी कि क्या आया 21। 21 इज इक्वल टू क्या आया यहाँ पे n-1। अब ये -1 उधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू n। सो देयरफॉर हमको n की वैल्यू क्या मिली, 21 + 1 22। तो n 22 मिला, इसका मतलब ये जो 96, ये जो टर्म है ना, इसकी जो पोजीशन है वो क्या है 22, यानी कि ये हमारा AP का 22nd टर्म है, T22 है ना, वो 96 है। तो n मिल गया हमको, क्लियर हो गया, पोजीशन फाइंड की यहाँ पे हमने, किसी टर्म की पोजीशन फाइंड की हमने, ठीक है। अब देखो एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछो मत आप लोग, और बोलना मत, मैंने बताया भी नहीं था, ठीक है। यहाँ पे जरा आराम से समझना इसको, क्या बोला है। जब भी ऐसा आता है ना, देखो मैं एक हिंट देती हूँ, जब भी ऐसा आता है ना, फाइंड हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी आया ना, इसका मतलब n निकालना है। सिंपल सा फंडा क्लियर रखो, हाउ मेनी आया, अगर AP वाला क्वेश्चन है और उसमें आया हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, हाउ मेनी नंबर्स आर, जो भी होगा बस समझ जाना, n निकालना है, n n बताती हूँ कैसे, देखो फाइंड, क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। हमको बताना है कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स जो है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स पहले बताओ कौन कौन से होंगे। 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स जो है वो स्टार्ट हो गए 100 से, 100 101 102 एंड सो ऑन, एंड वो खत्म हो जाएगी 999 में, ठीक है। ये हमारे 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। ओहो, डिविजिबल बाय 5 है, इसका मतलब ये तो हमारे पूरे 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स है। अब इसमें से क्या करो, इसमें से चुन के ऐसे नंबर्स बताओ जो डिविजिबल बाय 5 होंगे। तो देखो पहला 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो डिविजिबल बाय 5 है वो खुद है 100, उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा 105, क्योंकि 5 का गैप रखोगे आप। फिर नेक्स्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो डिविजिबल बाय 5 है वो 110, फिर ऐसे करके 115 एंड ऐसे सो ऑन। और सबसे लास्ट में जो 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स होगा जो डिविजिबल बाय 5 होगा वो होगा 995, है ना। इसके पहले आएगा 998 जो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, इससे आएगा 997, वो भी नहीं होगा। तो ये अभी तो देखो हमने पहले बोला 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स ये रहे, उसके बाद हमने इसमें से चीन के ऐसे नंबर्स आए जो डिविजिबल बाय सिर्फ 5 हो गए, वो रहे ये। तो ये देखो ये है 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स जो डिविजिबल बाय 5 है। अब ये कितने हैं वो बताओ, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, टोटल कितने टर्म्स है वो बताने, कितने टर्म्स है, 1 टर्म 2 टर्म 5 टर्म 10 टर्म 15 टर्म, कितने ऐसे 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 5 होंगे। तो मैंने क्या बोला, हाउ मेनी आता है ना, मतलब हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, तो मतलब इसका मतलब n फाइंड करना रहेगा। क्या फाइंड करना है, n। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये एक सीक्वेंस है, इज एन AP, ये AP में है, ठीक है, दिस इज AP, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 5 का डिफरेंस होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो लास्ट जो टर्म है ना उसको हम nth टर्म मानेंगे, क्योंकि ये जो लास्ट टर्म है ना इसकी जो n की वैल्यू आएगी ना, इसकी जो पोजीशन होगी ना, उतने ही हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए इस AP में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो a हमारा हो गया 100, d क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, T2 माइनस T1 करो, तो T2 माइनस T1 करोगे तो 105 में से 100 गया तो बचेगा 5,
और यहाँ पे nth टर्म क्या हो जाएगा, ये हमारा nth टर्म होगा, जो लास्ट वाला जो टर्म है ना उसको nth टर्म मानो और हम n फाइंड करेंगे। n क्या बताएगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो है इस एपी में वो बता देगा, ठीक है। तो बस अभी tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी। बस आपको क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है और अब आप मुझे n की वैल्यू बताओगे। तो मुझे बताओ कि टोटल इस एपी में कितने टर्म है, इसका मतलब हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। जल्दी से मुझे इसका आंसर, जल्दी से मतलब इतने जल्दी से बताओ कि पूछो मत, जल्दी से कमेंट करके मुझे आंसर बताओ। और मैंने आपको बता दिया है, जब भी एक हिंट याद रखना, हाउ मेनी आया मतलब n फाइंड करना है। क्लियर हो गया। नाउ लेट अस मूव टू प्रैक्टिस सेट 3.3। वेरी इजी। 3.3 में हम क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी निकालेंगे। अब इसके ना दो फॉर्मूलाज है, अब दो फॉर्मूलाज है वो सब ठीक है, बट ये होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो मैं समझ जाएगा, बहुत इजी है। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है टोटल, ठीक है। क्या होता है, टोटल। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो एक एपी है, ये हमारा एपी है, दिस इज एपी राइट। अगर हमको क्या करना है, इस एपी के फर्स्ट 10 टर्म्स का सम करना है, सम मतलब एडिशन, मतलब इस एपी के फर्स्ट 10 टर्म्स का सम करना है। फर्स्ट बीच के कोई आप 10 टर्म्स नहीं ले सकते हो, फर्स्ट 10 टर्म्स ही ले सकते हो, या फर्स्ट से स्टार्ट होना चाहिए बस। तो यहाँ पे इस एपी के फर्स्ट 10 टर्म्स का हमको सम करना है। तो एक तो ऐसा एडिशन करो कि आप एक नंबर को ऐसे ऐड करो, ठीक है, ऐसे ऐड करोगे ना, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस, उसके बाद आएगा 12 + 14 + 16 + 18 + 20, है ना। तो ऐसे फर्स्ट 10 टर्म्स जो है ये एपी के, उनका अगर हमको क्या करना है, सम चाहिए। सम मतलब एडिशन चाहिए, टोटल चाहिए। तो आप तो एक कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ये तो मतलब बहुत लॉन्ग कट होगा। ये तो चलो मानो मैंने अभी 10 टर्म ही बोले, मुझे मान लो इस एपी के फर्स्ट 100 टर्म्स का टोटल चाहिए, एडिशन चाहिए, टोटल चाहिए। तो तब ये फॉर्मूला काम आता है। तो ये फॉर्मूला क्या है, SN का फॉर्मूला है। SN मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब n क्या है, n मतलब कहां तक आपको टोटल चाहिए। फर्स्ट 10 टर्म्स का टोटल चाहिए तो n 10 हो जाएगा, फर्स्ट 100 टर्म्स का टोटल चाहिए तो n 100 हो जाएगा, फर्स्ट 50th टर्म का टोटल चाहिए तो n 50 हो जाएगा, ऐसे। तो SN क्या है, SN का फॉर्मूला है n/2, फॉर्मूला लर्न कर लो बच्चा, n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसके लिए काम आएगा, बस एक चीज के लिए काम आएगा, दैट इज अगर हमको कोई एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है, टोटल निकालना है, तब ये फॉर्मूला काम आएगा। अब मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे n का मतलब क्या होता है, कहां तक आपको सम चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स चाहिए तो n 100 हो गया, ऐसे। ए क्या होगा, ऑब्वियसली उस एपी का फर्स्ट टर्म होगा, और डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, बस हो गया। इतना इजी तो है ये। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है। एक और एक फॉर्मूला है, अब दो फॉर्मूला क्यू है, मैं बताती हूँ, रीजन देती हूँ इसका। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, मतलब ये वाला फॉर्मूला, जब ए एंड डी दिया रहेगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म दिया रहेगा एंड डी मतलब कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, ये फॉर्मूला देखो, ये इतना ही है, ठीक है, ये वाला, ये दूसरा फॉर्मूला है, दैट इज SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ओपन T1 प्लस nth टर्म। ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, जब D नहीं दिया रहता है, D मींस कॉमन डिफरेंस नहीं दिया रहता है, nth टर्म दिया रहता है। nth टर्म मतलब जहां तक आपको सम फाइंड करना था वही टर्म दिया रहेगा, तो मतलब कि तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। मतलब सिंपल है, ये फॉर्मूला मोस्टली यूज होगा, ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये फॉर्मूला कभी कभी MCQ में लग जाता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो जब आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, मैं आपको बताती हूँ ना, एक चीज बताती हूँ, फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, मतलब कि A है, A मतलब फर्स्ट टर्म, जिसको हम T1 से भी डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, यानी कि nth टर्म है। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, सेकेंड वाला। और जब अगर आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, D है, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब हम देखते हैं इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ये तो बड़ा इजी है, क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 इवन नेचुरल नंबर्स। यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, देखो कौन से बोर्ड एग्जाम में आया था ये, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, टाइम देख लेती हूँ, ओके चलो, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 इवन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे क्या दिया है कि हमको क्या करना है, फर्स्ट 21 इवन नेचुरल नंबर्स जो हो गए ना, उनका सम फाइंड करना है। तो मुझे बताओ पहले तो इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पहले आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या है बाबा ये। तो देखो इवन नेचुरल नंबर्स जो है वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, उसके बाद 4, फिर 6,
फिर 8 एंड सो ऑन। तो ये हमारे इवन नेचुरल नंबर्स है। हमको क्या फाइंड करना है, सम। देखो ये एक वर्ड देख लो, ये SUM दिख रहा है, सम अगर दिख रहा है, या आपको अगर टोटल वर्ड दिखता है, इसका मतलब समझ जाना वहां पे SN का फॉर्मूला यूज होगा। तो हमको क्या करना है, ये जो इवन नेचुरल नंबर है ना, तो जो फर्स्ट 21 इवन नेचुरल नंबर्स है ना, उनका सम फाइंड करना है, उनका टोटल फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, S21, दैट इज क्वेश्चन मार्क। ओके तो ये क्वेश्चन मार्क है, सिंपल है। और यहाँ पे फॉर्मूला तो आपको पता ही है। यहाँ पे देखो A है हमारे पास 2, यहाँ पे हमारे पास D है, D कितना है 4 - 2 करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और S21 क्वेश्चन मार्क है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, SN इज इक्वल टू क्या है, बोलो n/2 ब्रैकेट ओपन 2A प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू D, दैट्स इट। अभी सॉल्व करेंगे तो S N के जगह पे क्या लिखेंगे, वेरी गुड 21, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 21 इवन नेचुरल नंबर्स है ना। और यहाँ पे N के जगह पे 21/2 ब्रैकेट ओपन 2 A क्या है, A है 2 प्लस N क्या है, N है 21 माइनस 1 और D क्या है, D भी है हमारा 2। अभी ये ना ये स्टेप्स देख लो कैसे सॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। ये डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे। अगर डिवाइड होता ना तो कर भी लेते हम, बट हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे 2 2 हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 21 - 1 करोगे तो क्या मिलेगा 20 इंटू 2 बोलो 20 इंटू 2 40। ओके अभी यहाँ पे 21/2 देखो, जब तक ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाता ना तब तक आप ऐसे कट कुट मत करो, हाँ पूरा सॉल्व करो। 4 + 40 क्या हो जाएगा, 4 + 40 होगा 44। अभी 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 2 = 4, दैट इज इक्वल टू 21 इंटू 22। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। दैट इज सम, दैट इज व्हाट कि सम ऑफ फर्स्ट 21 इवन नेचुरल नंबर जो है वो इतना है। मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से करोगे। बस मैं आपको ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि अगर है ना 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, यहाँ पे देखना, एक मिनट, हाँ ये देखो, ये मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा PDF दिया है। इसको घर पे जाके अच्छे से, जैसे वन शॉट हो जाता है इसको अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया PDF है, आपको चैप्टर वाइज मिल रहा है और क्या ही चाहिए। जैसे ना कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है AP के वो अज्यूम करने रहते हैं, तो हम उसको कौन सा लेते हैं, एक्चुअली में ये बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा तो टेंशन नहीं। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP अगर आपको लेना है तो वो क्या लोगे, A - D, A और A + D लोगे, ठीक है। और टेंशन नहीं लेना है, मैंने जितना नोटिस किया है ये दिया रहता है तो टेंशन की बात नहीं है। जैसे कि इधर और एक क्वेश्चन था, हाँ ये रहा देखो, हाँ कभी कभी उन लोग जो मतलब ब्रैकेट में दिया रहेगा, यहाँ पे भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP जो लेना था वो यहाँ पे लिया A + D, A + 2D, ठीक है। और यहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP लेना था तो उन लोग ने ये लिया है, मतलब ये दिया रहता है तो आई थिंक ये कोई टेंशन की बात नहीं होगी। हाँ और ये वाला जो सम है वो आपको एज अ होमवर्क के लिए मैं दे रही हूँ, क्योंकि ये मैंने बहुत बार कराया हुआ है। तो ये मैं इसलिए मैंने मतलब इस PDF में इसलिए रखा है इसको, मतलब इस PPT में, कि आप इसको घर पे सॉल्व करो। क्या दिया, इन एन AP, मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन समझा देती हूँ, टेंशन मत लो। इन एन AP द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 24, मतलब एक AP है उसके 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो सम है, सम मतलब टोटल, वो कितना दिया है 24 नहीं आई थी, 27 दिया है मैंने। अगर 24 बोला तो गलत बोला है, सॉरी। इन एन AP द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स। और हमको क्या बोला है, अज्यूम करो कि वो जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है AP के वो है ये तीनों। इसका मतलब लेट अस टेक द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP इज A - D, A and A + D। ये हमारा क्या है, दिस इज एन AP। अभी अगर आप फर्स्ट कंडीशन देखोगे, बाय फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अगर चलेंगे तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि ये जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है इनका अगर हम सम करते, सम मतलब प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस करोगे तीनों का, A - D प्लस A प्लस A + D, तीनों का अगर हम क्या करेंगे, सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 27। ये है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व कर सकते हैं तो जितना हो सके सॉल्व कर लो। जैसे कि यहाँ पे करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -D + D कैंसल, A + A क्या हो जाएगा 3A इज इक्वल टू 27। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 डिवाइड में आ जाएगा, 3 1 = 3 9 = 27, तो A की वैल्यू आ गई 9। हमको क्या करना है, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स फाइंड करने, इसका मतलब हमको A और D फाइंड करना है। A और D मिल गया ना, तो A और D की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो तीनों टर्म्स मिल जाएगी। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी। उसके बाद हमारी सेकेंड कंडीशन, बाय सेकेंड कंडीशन
अगर आप सेकेंड कंडीशन देखोगे तो क्या बोला है, एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब कि जब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई लेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना मिलेगा 504। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो यहां से आपको क्या मिलेगा, डी का वैल्यू मिलेगा, और जब आपको ए और डी मिल जाएगा तो वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना और आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मिल जाएगा। ओके, तो ये मैं एज अ होमवर्क दे रही हूँ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इस पीपीटी में रखा था, और मैं चाहती हूँ कि ये मैं नहीं बताऊं, आप ही करोगे इसको। क्लियर हो गया? चलो नाउ लेट अस मूव टू लास्ट प्रैक्टिस सेट है। लास्ट प्रैक्टिस सेट 3.4 एप्लीकेशन होता है ये, मतलब आपको है ना इसमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और समझना है कि क्या फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया है, अमित सेव्स सर्टन अमाउंट एवरी मंथ इन अ स्पेसिफिक वे, मतलब अमित नाम का एक लड़का है, वो हर महीने कुछ ना कुछ क्या करता है, सेविंग करता है। इन द फर्स्ट मंथ ही सेव्स ₹200, इन द सेकेंड मंथ ही सेव ₹250, इन द थर्ड मंथ ही सेव ₹300 एंड सो ऑन। हाउ मच विल बी हिज टोटल सेविंग इन 17 मंथ। यानी कि यहाँ पे देखो क्या बोला है कि अमित नाम का एक लड़का है, उसका है ना सेविंग करने का एक तरीका है। फर्स्ट मंथ में वो कितना सेव करता है, ₹200 सेव करता है। सेकेंड मंथ में वो कितना सेव करता है, दैट इज इक्वल टू ₹250 सेव करता है। थर्ड महीने में वो कितना सेव करता है, दैट इज इक्वल टू ₹300 सेव करता है एंड सो ऑन। तो हमको क्या फाइंड करना है, देखो एक वर्ड देखना, टोटल आया ना, मतलब टोटल मतलब क्या, टोटल सेविंग बतानी है कि टोटल वो 17 महीने में कितनी टोटल सेविंग करेगा वो बताना है। इसका मतलब हमको क्या फाइंड करना है, T17 फाइंड करना है कि S17 फाइंड करना है, आप दिमाग लगाओ। क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, कैसे पता चला, क्योंकि जो अमित की जो सेविंग है वो AP में है। क्यों? क्योंकि हर महीने वो 50-50 रुपए बढ़ा रहा है अपने सेविंग के, तो दैट इज क्लियर कि हाँ अमित की जो सेविंग है वो एक AP है, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल सेविंग इन 17 मंथ। इसका मतलब क्या है, हमको S17 फाइंड करना है, क्योंकि टोटल वर्ड आया ना, देखो टोटल का मतलब होता है सम मतलब एडिशन। हमको ये नहीं बोला है कि वो 17th मंथ में, सिर्फ 17th मंथ में कितनी सेविंग करने वाला है वो नहीं पूछा है, हमको बोला है कि पूरा ये जो 17 महीने हो गए उसके, देखो ऐसे 17 महीने जैसे फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, 6th, 7th एंड सो ऑन, ऐसे पूरा एक लास्ट में होगा 17th मंथ। तो ये नहीं पूछा है कि 17th मंथ में क्या सेविंग होगी, क्योंकि अगर 17 मंथ में क्या सेविंग होगी अगर वो पूछते तो हम T17 निकालते, मतलब 17 टर्म फाइंड करते। हमको पूछा है व्हाट इज द टोटल सेविंग इन द 17th मंथ। टोटल सेविंग मतलब कि पूरा ये जो 17 महीने हुए उसमें पूरा इसका टोटल सेविंग क्या हो जाएगा, सबका प्लस बताओ, सबका पूरे एक से लगा के 17 महीने तक पूरा टोटल सेविंग क्या होगी पूरे इस 17 महीनों की, वो बताना है। इसका मतलब हमको S17 फाइंड करना है। बस एक हिंट दूंगी, जब भी टोटल वर्ड आया अगर इस क्वेश्चन में, इसका मतलब आपको SN फाइंड करना है, यानी कि जो भी SN टोटल वर्ड नहीं आता, अगर ऐसे पूछते हाउ मच विल बी हिज सेविंग, टोटल नहीं आता, मान लो टोटल नहीं आता, हाउ मच विल बी हिज सेविंग इन 17th मंथ, इसका मतलब T17 फाइंड करना है। टोटल आया मतलब S17 फाइंड करना है। क्लियर हुआ? ये तो आप कर ही सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ। SN का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ऑब्वियसली n/2, ब्रैकेट ओपन 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी, और ये हमारा a होगा, फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस d कितना होगा बताओ, 50 होगा। a होगा हमारा 200, d क्या होगा हमारा 50, और हमको फाइंड करना है S17, मतलब S17 इज क्वेश्चन मार्क। ओके, और n के जगह पे क्या पुट करोगे, 17 पुट करोगे। ओके, मुझे आंसर बता देना, बोल देना मिस अमित की जो सेविंग है ना वो इतनी है। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है, तो प्लीज ध्यान रखना। ये वो वाला ही है, देखो वो कुछ पर्सन क्या करता है, कुछ पैसे देता है उधार में, फिर वो मतलब उधार में वो लेता है, बोरो करता है, फिर उसको इंटरेस्ट के साथ देना पड़ता है। तो ये सब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना कि हाँ मैम हमने पूरा वीडियो देखा है, बहुत अच्छा लगा वीडियो कि नहीं लगा, मतलब वो तो आप ही बताओगे। हाँ सब समझ में आया कि नहीं आया वो मुझे जरूर बताना। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। क्या दिया है, one person borrows ₹4,000 and agrees to repay with the total interest of ₹500 in 10 installments
each installments being less than the preceding one by rupees 10, what should be the first and the last installment? मतलब क्या बोला है कि एक पर्सन है, उसने क्या किया 4000 रुपीज बोरो किया और उसने क्या बोला कि मैं आपको ये पैसे लौटा दूंगा इंटरेस्ट के साथ, और इंटरेस्ट कितना देगा वो 500 रुपए, ठीक है। तो मतलब कि ये 4000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा और ये 500 क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, और जो वो अमाउंट लौटाएगा, जो अमाउंट रीपे करेगा वो 4000 नहीं होगा। अमाउंट कितना रीपे करेगा, वो जो प्रिंसिपल है जितना उसने बोरो किया था प्लस इंटरेस्ट के साथ वो लौटाने वाला है, मतलब कितना अमाउंट रीपे करने वाला है वो, कितना अमाउंट देने वाला है, दैट इज 4500। इतना क्लियर है। अब ये जो 4500 है ना, वो ऐसे डायरेक्ट एक साथ नहीं देगा। उसने क्या बोला है, मैं ये जो 4500 है ना उसको 10 इंस्टॉलमेंट में पे करने वाला हूं। मतलब कि ये 4500 वो एक साथ ऐसे एक झटके में अरे ये लो दे देता हूं आपके 4500, ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके देगा। इंस्टॉलमेंट मतलब थोड़े थोड़े छोटे छोटे अमाउंट करके देगा। तो ऐसे कितने, मतलब ये जो 4500 है ना इसके टुकड़े होने वाले, इसके टुकड़े हो गए, और कितने टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े हो गए। एक ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कहलाएगा, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट कहलाएगा, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट कहलाएगा, फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट, सेवेंथ, एट्थ, 9th और 10th, ऐसे 10 इंस्टॉलमेंट में ये 4500 रुपए वो देने वाला है। और यहाँ पे ना इंस्टॉलमेंट की कंडीशन है, क्या है कि हर एक इंस्टॉलमेंट दूसरे इंस्टॉलमेंट में यानी कि प्रीवियस इंस्टॉलमेंट से क्या है 10 रुपए कम है। इसका मतलब क्या, देखो ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹10। इसका मतलब अगर मान लो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर 500 रुपए है तो इसका जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो क्या होगा, इससे 10 रुपया कम, यानी कि 500 रुपए में अगर आप 10 रुपया कम कर दोगे तो बचेगा 490, तो 490। मैं एग्जांपल ले रही हूँ। इसका जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो इससे 10 रुपया कम, 490 में अगर आप 10 रुपया कम कर दोगे तो मिलेगा 480। तो ऐसे ऐसे करके ना हर इंस्टॉलमेंट क्या होगा, उसके पहले वाले इंस्टॉलमेंट से 10 रुपया कम होगा। तो ऐसे ही कुछ इंस्टॉलमेंट की कंडीशन दी है, ठीक है। तो अभी हमको क्या फाइंड करना है, What should be his first installment? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसका क्या होगा, एंड जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो क्या होगा, हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो मैन है ना, ये जो जिसने पैसे उधार लिए, इसके जो इंस्टॉलमेंट्स है ना वो है ना एपी में है, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट उसके पिछले वाले इंस्टॉलमेंट से 10 रुपया कम है। इसका मतलब मान लेते हैं कि इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, ए है, जो हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और क्योंकि इसके इंस्टॉलमेंट एपी में है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब हमारा ए होगा, फर्स्ट टर्म होगा। और लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब बताओ क्या होगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब क्या फाइंड करना है हमको, आप ही दिमाग लगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब कौन सा इंस्टॉलमेंट, इसका लास्टवा इंस्टॉलमेंट होगा 10वां, यानी कि ये जो 10th टर्म है यानी कि T10 हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा। तो हमको ये दोनों चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि लेट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बी ए, एंड यहाँ पे जो डी है दिमाग लगाओ, डी क्या होगा, डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दो इंस्टॉलमेंट के बीच में क्या गैप आ रहा है, -10 का गैप आ रहा है। क्यों -10, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट इसके पिछले वाले इंस्टॉलमेंट से 10 रुपया कम था। तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, देखो आपको याद है, जैसे मान लो अगर पहला इंस्टॉलमेंट है 500 तो इसका दूसरा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 490, फिर ही हो जाएगा 480। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स जो है वो क्या हो रहे, कम हो रहे हैं। जब इंस्टॉलमेंट्स कम हो गए यानी कि जब एपी के टर्म्स कम होते हैं ना तो डी माइनस में आता है। अगर विश्वास नहीं होता है तो चेक कर लो, T2 माइनस T1 करो, तो यहाँ पे 490 एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, ऐसा मत समझना मत, -500 करोगे तो -10 मिलेगा। ओके, तो ये तो मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा हमारा, -10 हो जाएगा। ए मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो पता नहीं है हमको, डी -10 हो जाएगा। और एक चीज अगर देखोगे ना तो ये कब काम आएगा, ये इसका भी तो कुछ महत्व होगा ना। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारा SN, यस, ये हमारा क्या है, SN नहीं है एक्चुअली में, ये S10 है। S10 है हमारा 4500। अब आप बोलोगे मिस कैसे, देखो क्या बोला था कि ये जो वो मैन है ना वो ये 4500 रुपए एक साथ नहीं देने वाला है, वो इंस्टॉलमेंट में पे करने वाला था। इंस्टॉलमेंट कितने हैं, 10 है, मतलब कि और उसके
इंस्टॉलमेंट्स एपी में है, तो मान लो कि ये टर्म है, ये हमारे 10 टर्म है, ये हमारे 10 टर्म है, 10 इंस्टॉलमेंट है। और जब ये 10 इंस्टॉलमेंट का आप टोटल करोगे, टोटल मतलब एडिशन करोगे, तो वो कितना इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू 4500 आएगा ना। तो मतलब ये कितने टर्म्स थे, कितने इंस्टॉलमेंट्स थे, 10। तो यानी कि सम ऑफ 10 इंस्टॉलमेंट इज हाउ मच, 4500, क्योंकि वो 10 इंस्टॉलमेंट जब मिलाओगे, टोटल करोगे, तो वो 4500 बनेगा, है ना, क्योंकि उसको उतने ही देने थे। तो यानी कि ये हो गया हमारा S10। समझा ये S10 कैसे आया? हाँ जी, समझना तो पड़ेगा ही ना। तो ये हो गया, सब कुछ आ गया। अब हम ये दो चीज कैसे निकाले, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब A कैसे निकाले और लास्ट इंस्टॉलमेंट कैसे निकाले। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। वाई SN? बिकॉज S10 दिया है, तो यहां से SN का फॉर्मूला यूज करके हम A निकालेंगे पहले। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं। SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2A प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1D। तो अभी n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 10, n 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/2 ब्रैकेट ओपन 2A, A फाइंड करना है। ठीक है, A मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, n क्या है हमारे पास 10 -1 और D कितना है -10। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे S10 क्या है, S10 है 4500, भूलो मत इसको, लिख देना 4500, 2 1 जा 2 5 जा, तो 5 आ गया, ब्रैकेट ओपन 2A प्लस यहाँ पे देखो ये ना इनटू में, याद रखना इसको इनटू में, तो यहाँ पे 10 -1 क्या हो जाएगा, 10 -1 होगा 9, इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे -10। ठीक है, अभी ये देखो 5 मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ पे 5 डिवाइड में आ गया, दैट इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे 2A, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एंड 9 10 कितना हो जाएगा 90। ठीक है, क्लियर हुआ ना। देखो ये स्टेप बहुत खतरनाक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया, 9 10 90। अब 5 1 5, 5 9 45, और ये 2 0 आ गया, तो 2 0 आ गया, और ये -90 इधर आ जाएगा, तो +90 इज इक्वल टू 2A। तो यहाँ पे 990 इज इक्वल टू 2A, तो 990 और ये डिवाइड में आ जाएगा 2, एंड दैट इज इक्वल टू A। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, यानी कि हमारा आंसर है 495 इज इक्वल टू A। सो देयरफॉर जो वो मैन है उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगा वो कितना होने वाला है, 400 रुपीज में लिखना। ठीक है, रुपीज भूलना मत, लिखना 495। अभी हमको उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब 10वां इंस्टॉलमेंट, T10 बोला, T10 फाइंड करना है। तो देखो अभी तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ऑब्वियसली अगर T10 फाइंड करना है तो आप TN का फॉर्मूला यूज करोगे। तो TN इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू D। तो अभी यहाँ पे क्या करना, n के जगह पे क्या पुट करना, 10 पुट करना। A अभी ताजा हमको मिला है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज 495, और D हमारा क्या होगा -10 होगा। जल्दी से मुझे बताओ ये लिख के, यानी कि ये सॉल्व करके, कि उस मैन का लास्ट यानी कि 10वां इंस्टॉलमेंट कितना होगा। समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसी के साथ हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा वन शॉट वीडियो देख लिया है, आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। अब मैं छोटी सी बात बता देती हूँ, अब नेक्स्ट 2 डेज हमारे वीडियोस नहीं आने वाले हैं वन शॉट के, क्योंकि वो मैंने पहले ही बोला था। क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो जो होता वो होता हमारे चैप्टर नंबर 3 सर्कल का, जो ज्योमेट्री का चैप्टर है। बट मैंने जैसे पहले ही बता दिया था कि मैंने सर्कल का वन शॉट वीडियो ऑलरेडी बनाया है, और ये वन शॉट अगर आपने देख लिया तो आपकी लाइफ सेट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये रहा थंबनेल, देख लो, व्यूज भी देख लो कितने लोगों ने देखा है इसको, और बहुत ही बढ़िया वीडियो है ये। तो वन शॉट सर्कल का आप देख के रखना, आपके पास टारगेट दिया है मैंने आपको, कल आपको सर्कल का वन शॉट खत्म करना है। कल मतलब कि आज है, व्हाट इज द डेट, 24th। हाँ, तो 25 जनवरी को आपको ये सर्कल लेसन खत्म करना है, और उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाले हैं, दैट इज अलजेब्रा का। तो यस, फाइनेंशियल प्लानिंग के 2 वीडियोस है, चैप्टर भी बहुत बड़ा है। मैं बता देती हूँ, सर्कल का वेटेज है 12 मार्क्स, तो प्लीज इसको ऑप्शन में बिल्कुल भी मत रखना, जितना हो सके उतना कर लो। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो वेटेज है वो है 8 मार्क्स। ठीक है, तो 26 जनवरी को आपको ये वाला वन शॉट देखना है और करना है, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखे हैं, तो आप उसको सॉल्व करोगे। हम डायरेक्टली अभी मिलेंगे 27 जनवरी को विथ चैप्टर नंबर क्या है, आई थिंक 5 होगा, चैप्टर नंबर 5 होगा कोई, तो
चैप्टर नंबर 5 होगा आई थिंक, प्रोबेबिलिटी का होगा आई थिंक, प्रोबेबिलिटी के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो तब तक आप ये 2 वीडियोस देख के रखना, मैं पहले ही बोल रही हूँ। प्लीज प्लेलिस्ट बना के रखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसमें आपको मिल जाएगी वीडियो, ज्यादा ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और शेयर कर देना वीडियो को, ओके। चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।